आपके माइंड में नहीं आया कि इसे जन जेड क्रांति क्यों कहा जा रहा है? कि सेम सिचुएशन जो हमने अभी बांग्लादेश में देखी थी, डिट्टो सिचुएशन इस टाइम कहां पर है? नेपाल में। नेपाल सरकार ने सितंबर 2025 में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स ट्विटर समेत 26 बड़े प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए रबर बुलेट, आंसू गैस फायरिंग की। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं नन अदर देन नेपाल के बारे में। आप सभी जानते हो कि नेपाल में इस टाइम क्या चल रहा है। द मेन थिंग इज दैट कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उसको बैन को लेकर के जो डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट का, इसके बाद से वहां की जो जेन जेड है वो परेशान है। अच्छा, आपके माइंड में नहीं आया कि इसे जेन जेड क्रांति क्यों कहा जा रहा है? क्या सिर्फ जेन जेड होंगे जो इसके लिए लड़ रहे होंगे, या बाकी अदर पीपल्स भी होंगे? तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इसको जेन जेड क्रांति कहा क्यों जा रहा है। फाइनली अभी तक का जो अपडेट है वो बता देती हूँ। पहले गृह मंत्री से इस्तीफा शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री तक इस्तीफा हो चुका है। प्रधानमंत्री ओली जी ने इस्तीफा दे दिया है और फाइनली वो देश छोड़ करके दुबई जाना चाहते हैं। मे बी दुबई वो जा ही रहे होंगे। अब आगे आ जाते हैं। वहां के जो जनजेड है, जो उपद्रवी हैं, उन्होंने जो प्रेसिडेंट हाउस था, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस था, उस पर कब्जा कर लिया है। अभी तक इस पूरे वाद विवाद में जो रिपोर्ट आ रही है कि पहले दिन 20 लोग मरे, दूसरे दिन 19-20 लोग और मरे, सो अभी तक लोगों के मरने की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हम बांग्लादेश को हमने देखा, सेम डिट्टो स्थिति हमें नेपाल में देखने को मिल रही है। क्या भारत को इसमें थोड़ा बहुत भी चेतना चाहिए कि अगर इंडिया में इस टाइप के सिचुएशंस होती हैं तब क्या हो सकता है? तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि सेम सिचुएशन जो हमने अभी बांग्लादेश में देखी थी, डिट्टो सिचुएशन इस टाइम कहां पर है? नेपाल में। ना एक क्वेश्चन हमारे माइंड में जरूर आना चाहिए, बांग्लादेश में जो भी चीजें हुई थी, शेख हसीना ने डायरेक्ट इंडिकेशन किया था कि ये अमेरिका के द्वारा किया गया है, क्योंकि हमने उन्हें एक द्वीप देने से मना कर दिया था जहां पर वो अपने सैन्य बेस बनाना चाह रहे थे, इसलिए वहां की जो सरकार है उनकी वो गिरा दी गई थी। सेम नेपाल की अगर हम बात करें तो क्या ये कहीं हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ, इस पे कहीं ना कहीं चाइना या फिर अमेरिका का हाथ हो सकता है? तो चलिए इसी के बारे में बातचीत करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ कम टू दी टॉपिक। टॉपिक क्या था हमारा? व्हाई नेपाल जनजेड्स आर प्रोटेस्टिंग, व्हाट ट्रिगर्ड द अनरेस्ट, हाउ गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड एंड व्हाट वी नो सो फार। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ युवा आंदोलन अब राजनीतिक संकट और तख्ता पलट की आशंका में बदल चुका है, और कहा जा रहा है यहाँ पर तख्ता पलट हो भी चुका है। ऑफ कोर्स ये आशंका नहीं है, फाइनली हो गया है। रीजन इज दैट क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने कुर्सी छोड़ दी तो वो तख्ता पलट ही एक तरीके से। अब वहां पर सैन्य जो है शासन है वो लगाया जाएगा, और फिर फर्दर देखते हैं कि अब आगे क्या चीजें हो सकती है। संसद भवन पर यहाँ पर धावा बोला गया, मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, राष्ट्रपति आवास पर कब्जा किया गया, पीएम आवास पर कब्जा किया गया, तोड़ फोड़ मचा दी गई, सेम जैसे हमने बांग्लादेश में देखा था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये संकट ना केवल नेपाल की राजधानी बल्कि भारत और पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से देशों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। बिकॉज अब हमें ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअल पावर किसके हाथ में है? वी द पीपल के हाथ में है। नाउ टेल मी, किसने किसने बंगाल फाइल्स देखी है? अभी तक आप लोग बंगाल फाइल्स देखने गए हो या नहीं गए हो, ये मुझे बताना। एंड सेकेंड थिंग, वहां पर जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी दैट कि वी द पीपल, जो वी द पीपल, जो इंडियन की हम बात करते हैं, वो भावना हमारे अंदर से कहीं ना कहीं खत्म हो गई है कि हम अपने आप को इंडियन से ज्यादा अपने आप को हिंदू और मुस्लिम समझते हैं। सो दिस इज वेरी बैड। हमें सबसे पहले कहना चाहिए कि हम इंडियन हैं, एक रूपता आएगी तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है, वरना तो इस तरीके से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो ऐसे ही होते रहेंगे और किसी दिन हमें भारत में भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि मणिपुर। राइट, आगे आ जाते हैं। सोशल मीडिया बैन, चिंगारी से लपट तक। ये एक छोटी सी चिंगारी लगाई गई, ठीक है, और ये इतना बड़ा एक तरीके से जो गुब्बारा बन करके फूटी है। नेपाल सरकार ने सितंबर 2025 में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स ट्विटर समेत 26 बड़े प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया। देयर इज नो एनी इशू। आई थिंक दिस इज द गुड डिसीजन व्हाट गवर्नमेंट टेकन। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम इफ गवर्नमेंट वांट्स कि उनके यहाँ की जो यूथ है वो कुछ बेटर काम करे। राइट, अब देखते हैं। आधिकारिक कारण था कि फर्जी खबरें और नफरत भरे कंटेंट पर रोक लगाना चाहते थे वो, बट जो उनका तरीका था वो थोड़ा सा गलत था। इफ दे वांट टू मेड अ चाइना टू नेपाल, देन उनको पहले अपने कंटेस्ट पर डेवलप करना चाहिए था। अपना इंस्टाग्राम आप डेवलप करते, अपना व्हाट्सएप डेवलप कर लेते, बिकॉज आज की जो जनरेशन है दे वांट टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड। हम पूरे विश्व से कनेक्ट होना चाहते हैं, एंड यू कांट डिटैच देम फ्रॉम।
और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो यू कैन गिव द बर्थ ऑफ न्यू राइट्स, जो आपने दिया भी यहां पर। तो हम आज की जनरेशन जिसको हम जेनजेड कहते हैं, वो पैदा ही व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से हुए हैं भाई। हाँ, वो पैदा ही इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से हुए हैं। वो अपने साथ ये चीजें लेकर के आए, वो बचपन से देख रहे हैं। तो हम क्या है, ये नहीं कर सकते हैं कि उनसे हम इस चीज को छीन ले। नाउ अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो आपने देखा होगा कि जब हम 12वीं और 15वीं शताब्दी में पढ़ते हैं तो हम राजतंत्र से आजादी चाहते हैं, स्वतंत्रता के बारे में जे.एस. मिल ने कहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आप किसी भी व्यक्ति को बांध करके या जबरदस्ती उसके ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो वहां पर बहुत सारी गलत चीजें होने की आशंका हो जाती है। 17वीं शताब्दी जब आती है तो हम ये देखते हैं कि तब तक सरकारें जो है पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो चुकी थी। तो लोगों ने बोला कि हमें सरकारों के डिसीजन से भी आजादी चाहिए। हमारे खून में है भाई आजादी, हमें ज्यादा बांधा जाता है तो हम क्या करते हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं कि हमें उड़ना है, एंड विच इज गुड, देयर इज नो एनी इशू, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को यहां पर देखना पड़ेगा कि आप जनता के ऊपर कुछ भी प्रेशराइज तरीके से लागू नहीं करवा सकते हो, अगर जनता जब तक नहीं चाहती है तो। क्योंकि जनता है तो सरकार है, जनता ही नहीं है तो काहे की सरकार। इसीलिए तो तख्ता पलट नेपाल में हुआ, यही तो बात थी ना, क्योंकि जनता ने मना कर दिया कि नहीं मुझे ये सरकार नहीं चाहिए, और पूरी की पूरी सरकार लोगों को इस्तीफा तक देना पड़ गया, राइट। ये हमें भी बताता है। लेकिन युवाओं को एकदम सरकार का तानाशाही रवैया लगा, और अगेन मैंने क्या बोला, जहां भी तानाशाही देखने को मिलेगी वहां की जनता क्या करने लगेगी, स्वतंत्रता 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 की मांग करेगी। और 17वीं शताब्दी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हर जगह पर राजनीतिक माहौल स्टैब्लिश हुआ तो लोगों के अंदर आया कि वो इनकी जबरदस्ती की तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वहां पर लोगों ने क्या बोला, हमें स्वतंत्रता चाहिए। किससे, सरकारों से स्वतंत्रता चाहिए। चलिए, जेनजेड पीढ़ी जो पढ़ाई, नौकरी, कारोबार और मनोरंजन के लिए एक प्लेटफॉर्म पर निर्भर है, सीधे सड़कों पर उतारे। अब देखो आज का ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये लोगों की रोजी रोटी भी है भाई। यूट्यूब से लोग पैसा कमा रहे हैं। आप मुझे कहां देख रहे हो, आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो ना। लोग इंस्टाग्राम से पैसा कमा रहे हैं, फेसबुक से पैसा कमा रहे हैं। अब आपने जिनके जिनके बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म से, जो वहां के नेपाली ब्लॉगर होंगे, जो वहां के नेपाली भैया अच्छे इंस्टाग्रामर होंगे, उनका पैसा आना बंद हो जाएगा आपकी वजह से। तो एक तरीके से ये भी उनको इफेक्ट करा था कि मेरी तो रोजी रोटी चली जाएगी अगर ये बंद हो जाएगा तो आपको ये डिसीजंस लेने चाहिए थे पहले इन सारी चीजों पर रिसर्च करके। आपने रिसर्च नहीं किया, डायरेक्ट डिसीजन ले लिया, इसलिए ये इफेक्ट हो रहा है। नाउ हिंसा और मौत का सिलसिला, काठमांडू और अन्य शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं, संसद भवन पर पथराव हुआ, राष्ट्रपति आवास पर कब्जा हुआ, मंत्रियों के घरों पर आग लगा दी गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए रबर बुलेट, आंसू गैस फायरिंग की। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार 20 लोगों की मौत हो गई, 300 से ज्यादा घायल हुए और कई जिलों में कर्फ्यू लागू भी कर दिया गया है। इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है। सबसे पहले मैंने बताया था कि गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, इसके बाद कृषि और स्वास्थ्य मंत्री ने, 5 मंत्रियों ने पद छोड़ा, 20 सांसदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया, विपक्ष ने संसद भंग करके नए चुनाव की मांग उठा दी है, प्लस विरोध प्रदर्शन के कारण कैबिनेट में एक आपात बैठक भी बुलाई गई, और जिसके बाद सरकार ने सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया है और सभी प्रभावित जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो पूरी तरीके से बहाल कर दिए गए। लेकिन क्या फायदा हुआ जब आपको ही इस्तीफा देना पड़ गया। इसके बाद ओली जी ने बोला कि भैया हम तो इस्तीफा दे के रहेंगे ना, उन्होंने ये किया। अच्छा, ओली के बारे में एक बात बताती हूँ, इनको इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं है। ये इंडिया से नफरत करते हैं, ये एंटी इंडियन है। अब ये मत कहने लगा ना कि वहां पे जो दंगा भड़काया गया था वो भारतीयों के द्वारा भड़काया गया। नो भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे आ जाते हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ओली इलाज का बहाना बनाकर के दुबई भागने की तैयारी में है। प्राइवेट हिमालय एयरलाइंस प्लेन में स्टैंड बाय पर है। ओली कार्यवाह प्रधानमंत्री नियुक्त कर किसी भी वक्त यहाँ से जा सकते हैं। ये स्थिति श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की याद दिलाती है, जिन्हें 2020 में देश छोड़ना पड़ा था। अब ऐसे आप बेहुदा डिसीजन बिना किसी विचार के, बिना किसी प्लानिंग के आप लोगे तो आपको देश छोड़ना ही पड़ेगा। ये आपको ये बताता है कि आपके डिसीजन कितने बेहुदा हो सकते हैं, राइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इंस्टाग्राम वाला जो इनका डिसीजन था वो बहुत ही बेकार था, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आपके यहाँ की शायद कुछ परसेंटेज जो लोग हैं वो इंस्टाग्राम पर डिपेंड होंगे, अपनी आजीविका के लिए डिपेंड होंगे, कुछ यूट्यूबर्स होंगे। आप उनको अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म दे दीजिए, देन उनके बाद कहिए कि हाँ भैया हम ये काम करते हैं। आसान नहीं इतनी जल्दी रिप्लेस कर देना। आप चाइना नहीं हो, आप नेपाल हो, ठीक है, भूल गए थे आप। आगे आ जाते हैं। नेपो किड्स अभियान और भ्रष्टाचार विरोध। प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह युवाओं का भ्रष्टाचार और राजनीतिक अभिजात्य वर्ग के खिलाफ गुस्सा है। सोशल मीडिया पर नेपो किड्स ट्रेंड हुआ। नेताओं के बच्चों को ऐशो आराम भरी जिंदगी उजागर हुई। युवाओं का नारा दिया, बस बहुत हुआ, भ्रष्टाचार का अंत होगा। इस आंदोलन को सोशल मीडिया ने ही ऊर्जा दी, और जब वही बंद हुआ तो जन क्रांति में ये बदल गया था। आंदोलन का चेहरा जो थे वो शुदन गुरुंग रहे। इनका
नाम जानना भी जरूरी है और इनके बारे में भी जानना जरूरी है। 36 वर्षीय इनका जो सुदन गुरंग है, ये 36 साल के हो जाते हैं, जन जन क्रांति का ये चेहरा बने हैं। एनजीओ हामी नेपाल के ये संस्थापक हैं। 2015 में भूकंप के बाद सामाजिक कार्यों से जुड़े इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड से युवाओं को इन्होंने जोड़ा था। उनका संकेत है ये हमारा समय है, हमें ये जो देश है वो अब हम चलाएंगे। गारुंग ने आंदोलन को सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने इसे सही रुख में मोड़ते हुए भ्रष्टाचार पर भी ले गए। चीन अमेरिका की जंग का नया अखाड़ा। नेपाल का संकट केवल आंतरिक राजनीति नहीं है, ये भू राजनीतिक क्षेत्र है। मैंने आपको क्या बताया था, सेम सिचुएशन हमें बांग्लादेश में देखने को मिली। तो क्या नहीं, आपको नहीं लगता कि अमेरिका का कुछ इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली? चलो समझते हैं। 3 सितंबर 2025 को पीएम ओली बीजिंग के शी जिनपिंग के साथ दिखे। अमेरिकी कंपनियां फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम बैन हो गए। चीनी ऐप्स, टिकटॉक चालू रहा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आप चीन से इन्फ्लुएंस हुए। यू वांट टू बी नेक्स्ट चाइना, यानी कि इनको क्या करना था, इनको बैन करके जो चीन के ऐप्स थे वो ये लाना चाहते थे इन दी चाइना, इन दी नेपाल। नतीजा, अशांति बढ़ी, ओली सरकार चीन पर और निर्भर होती जा रही है और अमेरिका को इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है, नो डाउट। भारत पर असर और सुरक्षा चुनौतियों की बात कर लेती हूं। 9 मार्च 2025 को ज्ञानेंद्र शाह पोखरा एक विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए काठमांडू लौटे। उनके स्वागत में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हजारों लोगों की भीड़ जुटी, जो राजशाही और हिंदू राष्ट्र की वापसी के नारे लगा रहे थे। समर्थकों ने महाराजा लौटो, देश बचाओ और जय पशुपति राज जैसे नारे लगाए। ये घटना नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग करने के लिए उजागर हुई थी। नेपाल और भारत के रिश्तों के बारे में बात करते हैं। राजशाही बहाली की मांग हो रही है क्योंकि भारत समर्थक मानी जाती है ये। चीन का बढ़ता प्रभाव। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता इसलिए आ रही है बिकॉज चाइना का इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होता जा रहा है। सीमा सुरक्षा। भारत नेपाल की खुली सीमा पर शांति का असर सीधा देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों तक ये पहुंचेगा। शरणार्थी संकट, जो लोग वहां से भागना चाह रहे हैं वो सीधे उत्तर प्रदेश और बिहार आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो कहां जाएंगे। नाउ, राजनीतिक अस्थिरता, पुराना जख्म भी फिर से हरा हुआ। नेपाल में 2008 में राजशाही खत्म हुई, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 17 साल में 11 सरकारें बदल चुकी हैं और ये हमें याद दिलाता है नए पाकिस्तान की। पाकिस्तान जब से बना है तब से 21 बार लोन ले चुका है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी सैन्य शासन रहता है, तख्ता पलट होता रहता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। गुस्से यहाँ की बड़ी वजह है। हर सरकार पर भ्रष्टाचार और अक्षमता के आरोप लगते हैं। जनता को लगा कि लोकतंत्र केवल नेताओं के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है। अब जेन जेड यही कह रही है, अब पर्याप्त हो गया है। ठीक है, आगे का रास्ता, तख्ता पलट या लोकतंत्र की नई शुरुआत। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन तो हटा दिया है, जांच समिति गठित की गई है, मृतक परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि कैसे जनता का गुस्सा थमेगा। क्या पीएम ओली इस्तीफा देने के बाद वापस से देश भाग जाएंगे या आएंगे? क्या नेपाल फिर से राजशाही लौटेगी और क्या यह संकट जो है देश में नए लोकतांत्रिक सुधारों की ओर लेकर के जाएगा? नाउ, आपके लास्ट में क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि नेपाल में हाल ही में भड़की जनजाति क्रांति की शुरुआत किस कारण हुई? महंगाई और बेरोजगारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, राजशाही की बहाली की मांग या चीन के साथ सैन्य समझौता? सो दीज आर दी क्वेश्चंस जिन पर हमने बात करी। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट मैनी ऑफ यू आस्क्ड मी वेरी टाइम कि भैया आपका जो इंस्टा आईडी है वो क्या हो जाता है। मेरी इंस्टा आईडी पॉजिटिव प्राची है फॉर यू। ये पूरी मेरी इंस्टा आईडी है, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। सो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।